हाँ भाई सेकेंड ईयर। यहाँ हम बात कर रहे हैं इसके हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो जब हम बात करें इसके हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसमें ये लैमिली है। क्या है ये? लैमिली, जो भी थोड़ी देर पहले इस टाइप से स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। तो इसको मैंने उल्टा कर दिया है, तो ये वाला पोर्शन ये है, लैमिली है, और ये जो एक्सेस है, ठीक है, और ये एक्सेस किससे जुड़ा होगा? इसके मेंटल से जुड़ा होगा। मेंटल सब समझते हैं भाई। पाइला में एक ऐसी एक झिल्ली पाई जाती है जो इसके फुट रीजन और इसके कवच के बीच में उपस्थित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका एक एक्सेस है और साथ में ये एक्सेस किससे जुड़ी हुई है? आपके मेंटल के साथ। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है, दिस इज अ टीनिडियम, मतलब गिल, और साथ में मेंटल जिससे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, ये देखें ये स्ट्रक्चर, ये लैमिली है, ये इसके जिससे जुड़ी हुई एक्सेस होती है, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसमें लैमिलीज की, ठीक है, इसमें पट्टलिकाएं जो होती हैं, इसमें एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं एपिथेलियल लेयर। क्या बोलते हैं उसे हम? एपिथेलियल लेयर। अब इस एपिथेलियल लेयर में, एक सेकंड, ये जो एपिथेलियल स्तर होता है, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 3 प्रकार की कोशिकाएं। कौन कौन सी होंगी? एक तो देखिए यहाँ पर लैमिलीज जो दिख रही हैं, यहाँ पर आपको एक तो सीलिया दिख रहा है, ठीक है, ये सीलिया बनाए है ना, ये सीलिया। और इन लैमिलीज में एक बहुत गहरी खांच उपस्थित होती है, जिसे हम बोलते हैं या तो ग्रूव के नाम से बोलिए, यहाँ पर ये स्पेस के नाम से दिखाया हुआ है, देखिए, है ना। तो हर एक लैमिली में क्या चीज पाई जाती है? बीच में एक खांच, बहुत गहरी खांच, जिसे हम बोलते हैं स्पेस, या फिर आपको खांच, ग्रूव के नाम से आप बोलिए। इस पर एक छोटा सा रीजन होगा जिस पर सीलिया उपस्थित होंगे। क्या उपस्थित होते हैं? सीलिया, ये, ठीक है, सीलिया। तो अब इसी सब चीजों के आधार पर यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स में, आई मीन टू से एपिथेलियल स्तर जो है, उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ऐसा रीजन जहां पर सीलिया उपस्थित है, उसे हम बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल कोशिकाएं। क्या बोला जाता है? सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। और आप देख रहे हैं लैमिलीज में कुछ पोर्शन ऐसा है जिसमें क्या उपस्थित नहीं है? सीलिया अनुपस्थित है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। क्या बोला जाता है? नॉन सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। अब ये जो सेल्स होती हैं, ठीक है, इसमें 3 प्रकार की बताई है। फर्स्ट सीलिएटेड, सेकंड नॉन सीलिएटेड, एक और इसमें उपस्थित होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लैंडुलर सेल्स। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये जो ग्लैंडुलर सेल्स होती है क्लास, इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं ग्रंथिल कोशिकाएं। इन्हें हिंदी में लिख देती हूँ, ग्रंथिल कोशिकाएं। ठीक है, तो यहाँ पे एपिथेलियल स्तर में 3 आपको कोशिकाएं देखने के लिए मिलेंगी। फर्स्ट इज सीलिएटेड, सेकंड इज नॉन सीलिएटेड, एंड थर्ड जो है वो होती है आपकी ग्रंथिल कोशिकाएं, मतलब ग्लैंडुलर सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं। ये नॉन सीलिएटेड मतलब अनुक्षपामी बोलते हैं ना हिंदी में। क्या बोलते हैं? एक तो होगी अपक्षमाभी और एक होती है आपकी पक्षमाभी। पक्षमाभ मतलब क्या होता है? पक्षमाभ मतलब सीलिया। तो एक हो गई अपक्षमाभी नॉन सीलिएटेड, और सीलिएटेड को बोलते हैं पक्षमाभी एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब जब हम बात करें इसमें, ये जो लैमिलीज उपस्थित है, ये किससे जुड़ी हुई होती है? आपकी एक अक्ष से, जिसे हम बोलते हैं टीनिडियल एक्सिस। और ये टीनिडियल एक्सिस जो है, उसमें क्या चीज उपस्थित होती है? एक तो कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, मतलब संयोजी ऊतक। तो इस टीनिडियल एक्सिस में क्या उपस्थित होगी? कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक, और साथ में यहाँ पे मसल फाइबर पाए जाते हैं। ये
इसके नीचे क्या उपस्थित है? ये मसल फाइबर है। मसल फाइबर जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ऑब्लिक मसल फाइबर। क्या बोलते हैं, सॉरी, ऑब्लिक मसल फाइबर। ऑब्लिक मीन होता है तिरछाकार। तिरछा समझते हैं ना आप लोग, ये तिरछा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो मसल्स फाइबर बनाए हुए हैं ये मैंने तिरछे फॉर्म में बनाए, तिरछे बनाए हैं ना। तो इसी फॉर्म की वजह से, इसी रूप की वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं? ऑब्लिक मसल फाइबर, मतलब तिरछाकार मसल फाइबर। ठीक है। अब ये मसल फाइबर जो है ये नीचे की तरफ तो किसी बेसमेंट से जुड़ी हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं पैलियल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? पैलियल एपिथेलियम। ये रही, ठीक है, क्या है ये? पैलियल एपिथेलियम। समझ में आया सभी को? एक बार फिर बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है ये है इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ गिल। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करते हैं क्लास, तो यहाँ पर जनरली मैंने क्या किया है, इस डायग्राम को थोड़ा सा उल्टा कर दिया। मतलब लैमेली जनरली नीचे लटकती है, लैमेली ये ऊपर की तरफ है। ये जुड़ती किससे है? ये जुड़ी होती है एक अक्ष से, जिसे हम बोलते हैं टीनिडियल एक्सिस। ये है टीनिडियल एक्सिस और साथ में मेंटल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब पहले हम बात कर लेते हैं इसके लैमिलीज की। तो लैमिलीज पर कुछ पोर्शन पर, कुछ क्षेत्र पर क्या पाए जाते हैं? सीढ़ियां पाए जाते हैं। और हर एक लैमिली में एक ग्रूव, एक खांच उपस्थित होती है। ये देखिए, खांच उपस्थित होती है, जिसे हमने किस नाम से लिखा है? स्पेस के नाम से लिखा है। ठीक है, इस पर एक लेयर रहती है जिसे हम बोलते हैं एपिथेलियल लेयर। क्या बोलते हैं? एपिथेलियल स्तर बोला जाता है। इस एपिथेलियल स्तर में क्या चीज पाई जाएंगी? 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है अपक्षमाभी कोशिकाएं, पक्षमाभी कोशिकाएं और ग्रंथिल कोशिकाएं। ठीक है, तो 3 कोशिकाएं इस एपिथेलियल स्तर में पाई जाती हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं इसके किसके बारे में? इसके टीनिडियल एक्सिस के बारे में। तो इस अक्ष में एक तो संयोजी ऊतक उपस्थित होता है और साथ में तिरछाकार मसल फाइबर उपस्थित होते हैं, जो किससे जुड़े रहते हैं? पैलियल एपिथेलियम से जुड़े रहेंगे। ठीक, क्लियर है बेटा सभी को? क्लियर है? सेकेंड ईयर संतोषी, गुड। विपिन, गुड। हाँ भाई, पिंटू, गुड। सौरभ, क्या बात है? आज बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे हो तुम, तो समझ नहीं आ रहा है क्या बेटा कुछ भी? आप लोग जवाब देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए पूछते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना सभी को? देखिए, पिंटू, संतोषी और विपिन, इन तीनों का तो जवाब आ गया मुझ तक। मुझे अच्छा भी बहुत लगा। चलिए भाई, यहाँ तक तो बात रही आपकी किसके बारे में? जल कंकत, मतलब टीनिडियम के बारे में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे। ठीक है, गुड। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इसके दूसरे किसके बारे में? श्वसनांग के बारे में, जिसे हम बोलते हैं फुसफुस कोश या फिर पल्मोनरी सैक। क्या बोला जाता है? पल्मोनरी सैक बोला जाता है। ठीक है, ये जो पल्मोनरी सैक होता है क्लास, ये हमेशा कहाँ पे लटका रहेगा? ये लटका रहता है। पहली बात तो खैर अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो पल्मोनरी सैक जो है थैलेनुमा संरचना होती है। कैसी होगी? थैलेनुमा संरचना। और ये थैलेनुमा संरचना के साथ साथ ठीक है, ये थैलेनुमा संरचना के साथ साथ कहाँ पे लटका रहता है? ये प्रेजेंट होता है पल्मोनरी चैम्बर में। कहाँ पे? पल्मोनरी चैम्बर, मतलब फुसफुस कक्ष में। ठीक है, कहाँ पर? आपके फुसफुस कक्ष में ये उपस्थित होता है। अगर हम बात करें इसकी, आपने कभी डिसेक्ट किया, पर ये फाइला जो है उसको आप डिसेक्ट करते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि ये आपका पल्मोनरी सैक है? तो पल्मोनरी सैक का जो पृष्ठ भाग होता है, पृष्ठ ऊपर की तरफ का जो भाग होता है, वो पृष्ठ भाग इसका गहरे रंग का होता है। कैसे होता है? गहरे रंग का होता है। लेकिन जो इसका अधर भाग है, जो वेंट्रल वाला रीजन है ये, ठीक है, जो अधर भाग होता है
ये हमेशा रहता है क्रीम कलर में। कैसा है? अधर भाग जो है वो होता है क्रीम कलर का। ठीक है, तो यहाँ पर पृष्ठ भाग तो गहरे रंग का है, और वैसा कहाँ पर है? ये है इसका क्रीम कलर का अधर भाग। लेकिन जब हम बात करें इसके मतलब पर्टिकुलर इसके पोजीशन की, तो ये जो आपका पल्मोनरी सैक है ये उपस्थित होता है एक्चुअली, न्यूमोस्टोम होती है एक संरचना, बताते हैं इसको हिंदी में। न्यूमोस्टोम को हम हिंदी में बोलते हैं वायुमुख। ठीक है, तो ये वायुमुख से जो इसका एक ऑस्फ्रीडियम नाम की एक संरचना उपस्थित होती है इसमें। ऑस्फ्रीडियम, क्या संरचना होती है? ऑस्फ्रीडियम। तो ये वायुमुख के ऑस्फ्रीडियम। अच्छा, अब यहाँ समझिए ऑस्फ्रीडियम का काम क्या होता है। इसे वो हिंदी में बोलते हैं जलेक्षिका। क्या बोला जाता है इसे हिंदी में? जलेक्षिका। ठीक है, देखिए तो ये जो ऑस्फ्रीडियम होती है ना क्लास, ये एक्चुअली पानी की, जिस पानी में ये रहता है ना पाइला, उस पानी की रासायनिक जांच करती है। क्या करती है ये? रासायनिक जांच। ठीक है, जिस पानी में भी रहता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर उपस्थित होगा? पल्मोनरी सैक। पल्मोनरी सैक वायुमुख के आगे जो ऑस्फ्रीडियम उपस्थित होता है उसके राइट साइड, राइट मतलब दाहिने भाग। ठीक है, राइट साइड के पल्मोनरी चैम्बर, पल्मोनरी चैम्बर में ये उपस्थित होती है। मैम क्या है मेंटल कैविटी? क्या है? अच्छा देखिए बेटा, मेंटल कैविटी मतलब इसे हम हिंदी प्रवार गुहा के नाम से भी जानते हैं, हिंदी प्रवार गुहा बोलते हैं ना। तो देखिए मेंटल एक झिल्ली होती है। ठीक है, भाई मेंटल सभी को पता है ना विपिन? विपिन है ना? हाँ हाँ बेटा, पता है ना आपको? ये झिल्ली होती है, हाँ, जो इसके किसको, एक तो इसके अंदर जो, देखिए सपोज कीजिए ये पाइला है। ठीक है, पाइला के अंदर क्या चीज उपस्थित होता है? यहाँ पाइला होगा। ठीक है, तो ये है इसका शेल। आउटर मोस्ट लेयर किसकी होती है? शेल की होती है, मॉलस्क है ये। तो इस कवच को और इस पाइला को, इसके शरीर जो आंतरिक अंग हैं, उन दोनों को जो अलग रखती है एक झिल्ली, उसे हम बोलते हैं मेंटल। ठीक है, तो वहां पर एक गुहा पाई जाती है, कैविटी प्रेजेंट होती है इस मेंटल में। ये मेंटल जो है ना, फुट की तरफ, रीजन की तरफ एक वो प्रेजेंट होती है, एक गुहा, जिसे हम मेंटल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, ये ठीक है बेटा? विपिन समझ में आया बेटा? देखिए आप खुद ही बोल रहे हैं मेंटल कैविटी, तो मतलब आपके सवाल में ही जवाब है ना? समझ में आया बेटा? देखिए जब हम बात कर रहे हैं ऐसी कहाँ किसकी, पल्मोनरी सैक के बारे में, तो पल्मोनरी सैक कहाँ उपस्थित होगा? इसके पैर, ये न्यूमोस्टोम के ऑस्ट्रीडियम के राइट साइड के कहाँ पर, जो पल्मोनरी चैम्बर होता है वहां पर ये उपस्थित होता है। क्या चीज? पल्मोनरी सैक। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होगी? थैलीनुमा संरचना होती है, और इसका पृष्ठ भाग गहरे रंग का और अधर भाग क्रीम कलर का होता है हमेशा। ठीक है, चले अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब श्वसनांग, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रल लोब। इसे हिंदी में हम बोलते हैं न्यूट्रल पाली। लोब माने पाली होती है। ठीक है, तो न्यूट्रल लोब की अगर हम बात करें क्लास, तो पाइला में 2
न्यूट्रल लोब पाए जाते हैं। कितने? 2 न्यूट्रल लोब पाए जाते हैं। एक होता है लेफ्ट न्यूट्रल लोब, एक होता है राइट। ठीक है, ये 2 न्यूट्रल लोब इसमें देखने के लिए मिलेंगे। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है समझिएगा। पहली बात, ये जो लेफ्ट न्यूट्रल मतलब बायां, बायां न्यूट्रल पाली और एक दायां न्यूट्रल पाली। ठीक है, तो बायां न्यूट्रल पाली जो होती है, ये लेफ्ट जो है, लेफ्ट न्यूट्रल लोब बड़ी होती है राइट न्यूट्रल लोब से। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट न्यूट्रल लोब जो है, जो आपकी बाई न्यूट्रल लोब है, वो दाहिने तरफ की जो न्यूट्रल पाली होती है उससे बड़ी होती है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? जब मैकेनिज्म, क्रियाविधि बताई जाएगी पाइला में श्वसन की, तो उस वक्त जो पानी है वो आपका लेफ्ट, मतलब इसका बायां जो न्यूट्रल लोब होता है, ठीक है, लेफ्ट न्यूट्रल लोब से क्या होता है? अंदर जाता है। पानी जो है वो लेफ्ट न्यूट्रल लोब से तो अंदर जाएगा और राइट न्यूट्रल लोब से बाहर आता है, मतलब बाहर निकल जाता है CO2 को लेकर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर क्या कर जाएगा? वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात रही न्यूट्रल लोब की। और साथ में अगर हम बात करें इसकी पोजीशन की, तो ये कहाँ पर उपस्थित होता है? तो ये न्यूट्रल लोब जो है, इसका जो हेड रीजन होता है ना पाइला का, तो वहाँ जो इसका हेड रीजन पर एक एक दोनों ही तरफ उपस्थित होते हैं, एक एक। और इसमें जो फुट रीजन होता है, फुट समझते हैं ना, मेंटल के ऊपर फुट प्रेजेंट रहता है इस पाइला में, तो फुट के ऊपर की तरफ पाया जाता है। ये जो न्यूट्रल लोब है कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाता है आपके हेड रीजन में, 2 तरफ, मतलब लोब है ये तो, ठीक है, 2 लोब, और साथ में ये फुट के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? सेकेंड ईयर समझ में आया? मैम वन न्यू मैसेज दिखा दीजिए प्लीज। यस मैम, गुड। एक बार और, अच्छा ठीक है सर बता रहे हैं। देखिए बेटा, जब हम बात करें न्यूट्रल लोब की, न्यूट्रल लोब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पाली के नाम से इसे हम हिंदी में बोलते हैं। ये न्यूट्रल पाली पाइला में 2 होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, एक लेफ्ट होगी और एक राइट होगी। इन दोनों में अंतर क्या रहता है? ये जो लेफ्ट न्यूट्रल पाली है, ये राइट वाली से, दाहिने भाग की, ठीक है, दाहिने न्यूट्रल पाली से बड़ी होती है। ये साइन तो समझते हैं ना आप लोग? ये तो लेफ्ट जो है वो राइट वाले से बड़ा होता है ये। ठीक है, इन दोनों का काम क्या होता है? एक तो जब रेस्पिरेशन बताई जाएगी, तो ये जो लेफ्ट न्यूट्रल लोब होती है उसमें से तो पानी अंदर की तरफ प्रवेश करता है और राइट वाले में से वो बाहर निकल जाता है। क्या करता है? ये बाहर निकल जाता है। अब हम बात करें अगर इसकी प्रेजेंस की, कि ये अच्छा ये कहाँ पर उपस्थित होता है? तो ये उपस्थित होता है हेड के दोनों तरफ। भाई 2 है तो जाहिर सी बात है ये हेड रीजन जो होता है पाइला का, उसमें दोनों तरफ उपस्थित होगा, और मतलब इसके सिर के दोनों तरफ जो इसका फुट रीजन होगा उसके ऊपर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हेड के दोनों तरफ फुट के ऊपर उपस्थित होता है। ठीक है, अब क्लियर है सौरभ? क्लियर है बेटा? जी मैम, ठीक है, तो फिर क्लास आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर कल बात करते हैं।